Hello friends, myself Dr. Bholu Kumar. I welcome all of you behalf of Formulator. So friends, इस लेक्चर में हम लोग PYQ करेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन का, जो एज पर AQ सिलेबस जो हमारे बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में मतलब जो आपके एंड सेम एग्जाम होते हैं उसी का हम लोग PYQ करेंगे। जो सब्जेक्ट है आपको पता ही होगा, शॉर्ट नेम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन, जिसको हम लोग शॉर्ट में इंजीनियरिंग ग्राफ EG&D भी बोलते हैं, उसी का PYQ हम लोग करेंगे। सो फ्रेंड्स, PYQ सारे सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि केवल इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए। हमारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं, PYQ से हमको एक आइडिया लगता है कि हमको मतलब कैसे अपना प्रिपरेशन करना है, किस टाइप के मतलब क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम अकॉर्डिंगली अपना प्रिपरेशन भी उस लेवल तक करते हैं कि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में अचीव कर सकें। सो फ्रेंड्स, फॉर्मुलेटर आप सबको पता ही होगा, एक बहुत ही रिकॉन्ड आपको इंस्टीट्यूट है जो कि पटना में है। एंड ये जो भी आपके मतलब इंजीनियरिंग के हर तरह के मटेरियल्स, हर तरह के स्टडी, हर तरह के मतलब एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कराया जाता है। यहाँ पे आपको सेमेस्टर का प्रिपरेशन भी कराया जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपको यहाँ पे मतलब बच्चों को गाइड किया जाता है। ऑनलाइन मोड में आपको क्या ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, एंड इवन आपके जो भी मतलब सब्जेक्ट्स हैं, आपके डिफरेंट स्ट्रीम के, इंजीनियरिंग के जितने स्ट्रीम्स हैं सबके मतलब रिकॉर्डेड वीडियो भी हैं, जो कि बहुत ही अच्छे हाई क्वालिटी के वीडियो हैं एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। एंड आप उससे बहुत ही अच्छा मतलब आउटपुट आपको मिलता है एंड बहुत ही अच्छा आप आगे चल के उसमें गेन करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अलावा आपको फॉर्मुलेटर में जैसे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए, गेट हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम हो गया, फिर से आपको जैसे BPSC एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के भी एग्जाम्स एंड तरह तरह के मतलब जैसे बहुत बच्चे क्या है कि एग्जाम क्लियर कर लेते हैं एंड इंटरव्यू में चल के थोड़ा सा उनको हेजिटेशन होता है, तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंटरव्यू के भी प्रिपरेशन कराए जाते हैं। मतलब आप बोलो तो कॉम्पिटिटिव लगभग सारे चीजों को कवर किया जाता है, जो कि आपको मतलब जैसे मतलब जो भी आपके UG लेवल के एबव जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं ऑलमोस्ट सभी को कवर किया जाता है, स्पेशली मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव भी मतलब यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। जैसे अगर आप मतलब क्या है कि कोई बच्चा मतलब BPSC में मतलब जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी जाता है, तो कोई बच्चा क्या करता है मतलब आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी इस टाइप का भी सब्जेक्ट ले लेता है एंड वहां पे आपको क्या है कि GS की भी मतलब जरूरत पड़ती है, आपको जनरल स्टडीज की, तो ये सारे प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, एंड इंजीनियरिंग के तो हर चीज प्रोवाइड किए ही जाते हैं। आपको मतलब सेमेस्टर हुआ, आपको फिर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, गेट, ES और आपको JEE जो भी है, हर चीज का यहाँ पे प्रिपरेशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो हम लोग अपना जो भी मतलब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन है उसके PYQ के लिए यहाँ पे हैं एंड उसी को आपको बताया जाएगा। ठीक है, उसी को आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आपको पता है कि जो PYQ होता है एंड जो आपका एंड सेम एग्जाम है उसमें क्या है कि आपको 9 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उसी 9 क्वेश्चंस के PYQ कराए जाएंगे, जिसमें आपको 2 पार्ट होता है। जो फर्स्ट क्वेश्चंस होता है 9 क्वेश्चन में से, वो आपको कंपलसरी मैंडेटरी रहता है, आप उसको बनाना ही बनाना है, जो कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है, जिसमें आपको क्या रहे 10 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे मल्टीपल चॉइस टाइप के, जिसमें से आपको 7 करने रहते हैं। ठीक है, एंड रिमेनिंग जो मतलब 8 क्वेश्चन हुआ उसमें से आपको 4 कोई भी क्वेश्चंस करना होता है एंड ईच क्वेश्चंस आपको 14 मार्क्स होते हैं एंड आपके जो एग्जाम्स होते हैं 70 मार्क्स के होते हैं एंड 30 मार्क्स का आपका इंटरनल होता है, जो कि आपको मतलब अपने कॉलेज के थ्रू मतलब आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसमें क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही मतलब बेसिक लेवल के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। आप थोड़ा सा भी ध्यान लगा के मतलब उसको पढ़िएगा एंड तो मतलब आपको समझ में आ जाएगा, मतलब बहुत ही बेसिक लेवल के। ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका तो मतलब 14 मार्क्स का क्वेश्चन फट से बन गया ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि आपको देखना है और बनाना है। बाकी सारे क्वेश्चन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव के अलावा, क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा जो 2 से 8 होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, तो उसमें टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है। इसीलिए होपफुली आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटना चाहिए एंड कुछ कुछ बेसिक चीज है ऑब्जेक्टिव का जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसी बेसिक मतलब जो भी टर्म्स है उसी के आगे पीछे मतलब ऑब्जेक्टिव आपका घूमते रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर रहे हैं।
एग्जाम जो है आपको क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो उस पर 2021 लिखा होगा, लेकिन हमारा जो PYQ है 2022 का है। ऐसा इसलिए लिखा जा रहा है कि आपका कोविड के वजह से सेमेस्टर्स जो हैं थोड़ा सा मतलब अनबैलेंस हो गए हैं। तो जो 2021 वाले मतलब एकेडमिक सेशन वाले बच्चे हैं उनका एग्जाम हुआ है 2022 में। तो क्वेश्चन पेपर में आपको 2021 दिखेगा, तो आप ऐसा नहीं समझना कि 2021 में एग्जाम हुआ है। एग्जाम हुआ है 22 में, और आपका जो मतलब बैच है, जो मतलब एकेडमिक सेशंस था वो 21 में था। तो वही जो मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन है उसी का हम लोग PYQ कर रहे हैं 2018 से। आपको पता होगा कि PYQ भी जो है हमारा PYQ या जो भी मतलब हमारे सिलेबस हैं वो सब चेंज हुए हैं, इसलिए PYQ भी हमको लेटेस्ट ही कराना है। ठीक है फ्रेंड्स, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे PYQ क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है फ्रेंड्स, सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है आपके स्क्रीन पे है, मैं एक बार रीड करता हूं। A0 सीट हैज डायमेंशंस, ऑप्शन 1 है 841 बाई 1189, इसका ऑप्शन 2 है 720 बाई 540, इसका ऑप्शन 3 है 1200 बाई 1500, एंड ऑप्शन इसका 4 है 250 बाई 350। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये ड्राइंग सीट का जो साइज है ना उससे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। कभी आपको A0 का पूछ देगा, कभी A1 का पूछ देगा, कभी A2 का, कभी A3 का, कभी A4 का, कभी A5 का। तो इसलिए ड्राइंग सीट का जो साइज है ना आपको हमेशा याद रहना चाहिए। खासकर आपको जो स्टार्टिंग A0 है जिसको हम लोग फुल साइज सीट बोलते हैं, उसका डायमेंशन अगर पता है तो बाकी आप हर डायमेंशंस को निकाल लोगे। दूसरा, ये जो डायमेंशंस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो mm में है। आपको दो तरह के मतलब डायमेंशंस हम लोग सीट में मेनली याद करते हैं, mm एंड इंच। तो अगर आपको mm में पता है तो आप इंच में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि आपका वही 1 इंच में 2.54 आपको सेंटीमीटर होता है, तो आप अकॉर्डिंगली आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जो ऑप्शन है mm में है, लिखा नहीं है, एनीवे हमको ऑप्शन से समझ जाना है। तो आपको A0 से लेके A5 तक सीट एकदम आपको दिमाग पे रहना चाहिए। एंड इवन आपको A0 का पता है तो आप सबका निकाल सकते हो। तो जो A0 साइज का सीट होता है जिसको हम लोग फुल साइज सीट बोलते हैं, उसका डायमेंशंस क्या होता है? उसका डायमेंशन 841 बाई 1189 होता है, मतलब 841 बाई 1189 होता है। ठीक है, 841 जैसे क्या हुआ, आपको हाइट हुआ और ये इधर हो गया विड्थ हो गया। ठीक है, आप बोल सकते हो इसे चौड़ाई हो गया, लंबाई हो गया, अपने अकॉर्डिंग जैसे समझ लो। ठीक है, तो अब ये जो फुल साइज सीट है पूरा यहां से लेके यहां तक, मतलब ये रेड वाला से लेके यहां तक एक फुल साइज सीट है। ठीक, तो जब हम A0 को हाफ मतलब डिवाइड करेंगे तब उस सीट को हम लोग बोलते हैं A1 सीट। तो A0 ये हो गया पूरा वाला। अब देखो यहां से इसको हमने हाफ कर दिया। ठीक है, तो A1 इधर भी हो गया, A1 इधर भी हो गया। तो हाफ हम लोग किसको किए? देखो लंबाई तो हमारा वही है 841, चौड़ाई क्या है 1189। तो 1189 को हाफ करोगे तुम, 1189 को हाफ करोगे तो कितना आएगा? ये हो गया 5, 10 हो गया, ये 9 हो गया, और ये हो गया कितना? ये हो गया 4 हो गया, ये 0.5 हो गया, यानी 594.5। तो हम लोग जो फ्रैक्शन वाला टर्म है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 594.5 ना लिख के हम लोग क्या लेते हैं 594। तो इसको हाफ किए हम लोग तो ये आ गया 594। तो A1 तो हमारा लंबाई तो वही है 881, अब चौड़ाई घट के हमारा क्या हो गया 594। तो हमारा जो अगर यहां से देखा जाए तो A1 का जो साइज हुआ 594 बाई 841। उसी तरह जब A1 को हम लोग हाफ करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा A2। अब देखो ये हमारा A1 था, इधर भी A1 था, हमने इसको हाफ कर दिया। ठीक है, हमने इसको हाफ कर दिया, तब ये क्या 481 को हाफ करोगे तो कितना हो जाए, सॉरी 441, 841 को हाफ करोगे तो कितना होगा? ठीक है, A2 का देखो 841 को हम लोग हाफ कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 420.5, यानी कि 420, पॉइंट वाला नहीं लेते हैं। तो ये हमारा जैसे मतलब फिर अब क्या हुआ बोलो तो मतलब ये चौड़ाई जो हो गया ये मतलब सॉरी ये हमारा लंबाई हुआ। अब ये जो लंबाई हो गया ये हाफ हो गया इतना, तो इतना को हाफ किए तो ये क्या हो गया हमारा मतलब 420 हुआ। ठीक है, 420 हुआ, और इधर से जो चौड़ाई है, जो चौड़ाई जो ऑलरेडी हमारा पहले से था 594। ठीक है, उसी तरह
A2 अब ये वाला सीट है, कितने कितने डायमेंशन का सीट है A2, 520 बाई 494। फिर A2 को हम लोग हाफ किए तो A3 मिला, उसी तरह A3 को हाफ किए तो A4 मिला, फिर A4 को हाफ करेंगे तो हमको A5 मिलेगा। अब देखो, अब इसको याद करने का तरीका हमको, या तो ये पूरा याद करो नहीं तो A0 याद करो, ठीक है। A0 का साइज क्या है हमारा, A0 का साइज है, इसका है लंबाई 841 बाई चौड़ाई 1189, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या किया, इसको हाफ किया वर्टिकली। देखो A1 के लिए हमने इसको वर्टिकली मतलब डिवाइड किया, A2 के लिए हॉरिजेंटली डिवाइड किया, A3 के लिए वर्टिकली डिवाइड किया, A4 के लिए हॉरिजेंटली डिवाइड किया, फिर अगर A5 निकलवाना होगा तो वर्टिकली। तो ऑर्डर भी याद रखना, हम लोग सीट लिए, A0 का हमको साइज पता है 841 बाई 1189, अब हम लोग वर्टिकल हॉरिजेंटल वर्टिकल हॉरिजेंटल, ठीक है। तो उसी तरह ये एग्जैक्टली हुआ है। तो आपको ये सारे मतलब जो डायमेंशंस हैं याद करो या A0 करो। फॉर एग्जांपल हमारा A4 साइज का क्या मतलब साइज है, A4 का मतलब हमारा ये साइज है 210 बाई 290, 210 बाई 297। मतलब इसका अगर बोले जाए चौड़ाई ये है, लंबाई ये है 297, चौड़ाई जैसे समझो, हाइट ये है, विड्थ है, ये तुमको समझना है। हॉरिजेंटल में तुम लंबाई बोल रहे हो कि चौड़ाई बोल रहे हो, ठीक है। तो A4 तक तो हमको ये साइज है, A4 का साइज हमको दिया हुआ है कि हमारा 210, A4 जो है A3 का हाफ है, A3 जो है A2 का हाफ है, A2 जो है A1 का हाफ है, A1 जो है A0 का हाफ है, A0 फुल साइज है। उसी तरह ये सारे डायमेंशंस किसमें, mm में है। उसी तरह हमको अगर निकालना हो A5, A5 हाफ किसका होगा, A5 हाफ ऑफ जस्ट एक पहला हाफ ऑफ A4, ठीक है। A5 किसका हाफ होगा, A4। तो देखो A4 को हम लोग कैसे डिवाइड किए हैं, A4 को ऐसे डिवाइड किए हॉरिजेंटली, तो A5 का नंबर किस में आएगा, वर्टिकली। तो इसको थोड़ा डिवाइड करो, तो इसको जब डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो ये सीट हमारा क्या हो जाएगा, A5 हो जाएगा। A5 में हम लोग किसको डिवाइड किया, वर्टिकली, मतलब ये किया है डिवाइड, यानी हॉरिजेंटल वाला पार्ट हाफ हो गया और वर्टिकल वाला पार्ट वही रहा। तो हॉरिजेंटल वाला पार्ट क्या है 297 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 दूना 28 और 1 8 दूना 16, 148.5। तो 0.5 तो लेंगे नहीं, 148, ठीक है, 148 और 210, तो ये क्या हो जाएगा इसका साइज, इसका साइज होगा 148 अपॉन 210 में तो कुछ हुआ नहीं है, जो वर्टिकल डिस्टेंस था 210। अगर उसी तरह फिर अगर हमको A6 का साइज निकालना हो तो हमने वर्टिकली इसके पहले डिवाइड किया था हॉरिजेंटली। तो आप बस कोई एक याद करो, उसके बाद इस ऑर्डर में डिवाइड करो। एंड इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है, कभी आपको A1 का पूछ देगा, कभी A2 का पूछ देगा, कभी A3 का पूछ देगा। एंड एक चीज और देखो, जैसे जैसे साइज का नंबर बढ़ते जा रहा है वो छोटा होते जा रहा है। ये मत सोचना कि साइज का नंबर बढ़ रहा है तो बड़ा हो रहा है। A0 क्या है, हमारा सबसे बड़ा साइज है, उसके बाद है A1 A0 से छोटा, A2 A1 से छोटा, A3 आपको A2 से, बाकी ऊपर वाले से छोटा। इसी तरह A5 क्या है, मतलब A0 से लेके वो A4 तक के सभी साइज से छोटा है, ठीक है। तो इसीलिए आप ये जो डायग्राम है इसको आप नोट कर सकते हो। एंड आप A0 को याद करो या आप इस नंबर को याद करो, जैसे आपको सुविधा हो। एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, मतलब आपका 2 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हाँ, इसका आंसर जो था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो, A0 सीट हैज डायमेंशन। तो आपका जो फर्स्ट नंबर है इसका A0 साइज हैज डायमेंशन 1 का जो हमारा आंसर है, 1 के A का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है, उसका पार्ट A का जो आंसर है क्या है हमारा, फर्स्ट 841 बाई 1189, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे जब एग्जाम में क्वेश्चंस का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जब आंसर लिखते हैं तो 1 का ये रोमन में ये लिख देंगे, पूरा वर्ड नहीं लिखेंगे यार, जो भी नंबर से नहीं लिखेंगे। B का 2, C का 3, ऐसे नहीं लिखना है, पूरा लिखना है।
पूरा आंसर जिस तरह दिया हुआ है उस तरह लिखना है, ये गलत तरीका है। इस तरह एग्जामिनर का क्या है ना, इरिटेट होता है कि अब उसको फिर एक एक चीज देखना पड़ता है। तो आप उसके मन को खुश रखो, मन को इरिटेटिंग मत करो कि तुम्हारा और जो कुछ नंबर बढ़ने वाला होगा, कुछ मतलब काटने का उसका मन नहीं होगा, वो भी काट लेगा। इसीलिए हमेशा पूरा आंसर लिखा करो। ठीक है, तो हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, विच इज अ टाइप ऑफ अ लाइन। ठीक है, ऑप्शन 1 है आउटलाइन, ऑप्शन 2 है मार्जिन लाइन, ऑप्शन 3 है आपका डायमेंशन लाइन, ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ एबव। तो जब भी मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन, तो जितने तरह के, जैसे कहीं डैश लाइन है, कहीं थिक लाइन है, कहीं थिन लाइन है, ठीक है, कहीं पे हिडन लाइन है, तो सारे लाइन के बारे में मैं लिखवाता हूं कि कहां पे किसका क्या यूज होगा, एक तरह का असाइनमेंट ही दे देता हूं। उस तरह क्या इस टाइप का हमेशा क्वेश्चन आता है, कभी थिक लाइन का आ जाएगा, कभी डैश लाइन का आ जाएगा, कभी मार्जिन के बारे में पूछेगा। तो ये सब क्या है, आउटलाइन भी एक तरह का लाइन ही है। मार्जिन हम लोग लेते हैं, सीट में हम लोग मार्जिन लेते हैं, जैसे हम लोग अपना जो ड्राइंग बोर्ड का सीट है उसमें क्या है, लेफ्ट में मार्जिन लेते हैं 20-25, डिपेंड करता है, कहीं मतलब 20 से 25 mm के बीच में लेते हैं। एंड जो टॉप बॉटम और आपको क्या बोलते हैं, राइट साइड में हम लोग 10-10 का लेते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं थोड़ा सा वेरी भी करता है, एग्जैक्टली जो मैं बोल रहा हूं एग्जैक्टली नहीं, दूसरे दूसरे थोड़ा थोड़ा, जैसे 20 की जगह कोई 25 ले रहा है। ठीक है, तो ये सब भी एक तरह का लाइन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आउटलाइन, मार्जिन लाइन, डायमेंशन लाइन, ये सब हमारे लाइंस हैं। बहुत ही आसान चीज है, और सब में लाइन लगा भी है। पूछ रहा है कि इसमें लाइन का टाइप क्या है, तो सभी हमारे लाइन के टाइप हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। तो हमारा बी का जो आंसर होगा, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन सी जो है 1 का सी, व्हेन आर दी प्रोजेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तब हमारा कैसा प्रोजेक्शन होगा, यही बोलना चाह रहा है कि नंबर 1 जैसे ऑब्लिक प्रोजेक्शन होगा, नंबर 2 इसका है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होगा, नंबर 3 है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होगा, नंबर 4 है आपको पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ठीक है, तो जब हमारा पढ़ाए हैं हम, और आप सबको भी पता होगा, बहुत ही मतलब ये क्या बोले तो प्रोजेक्शन का एकदम बेसिक चीज है। जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है उसमें क्या होता है, प्रोजेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होता है एंड परपेंडिकुलर टू किसके होता है, आपको प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के। ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के होता है ऑर्थोग्राफिक में। तो यही पूछा है, व्हेन आर द प्रोजेक्टर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये कैसा प्रोजेक्शन है, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, वही प्रोजेक्टर जब एक दूसरे के पैरेलल होता है, पैरेलल टू ईच अदर एंड इंक्लाइंड टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, तब उस टाइप के प्रोजेक्शन को हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। इसमें क्या है, पैरेलल एक दूसरे के है एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। याद रखना, अगली बार में हो सके कि ऑब्लिक पूछ दे कि प्रोजेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के इंक्लाइंड है, तो कैसा प्रोजेक्शन होगा, तो ऑब्लिक होगा। लेकिन इसमें क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको, ऑर्थोग्राफिक। सो ऑर्थोग्राफिक जो है 3rd नंबर। जिस तरह देखो, केवल 3rd नहीं लिखना है, पूरा नाम लिखना है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो डी है उसको रीड करते हैं। क्या पूछ रहा है, टेट्राहेड्रॉन हैज हाउ मेनी फेसेस। ठीक है, ऑप्शन 1 है आपको 6, ऑप्शन 2 है 5, ऑप्शन 3 है 8, ऑप्शन 4 है 4। बहुत आसान है कि नहीं। टेट्राहेड्रॉन आपको पता है, जैसे ट्रायंगल हुआ, ट्रायंगल से बनेगा टेट्राहेड्रॉन, राइट। टेट्राहेड्रॉन के जो वर्टिसेज होते हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं, ए कॉर्नर हुआ, ए कॉर्नर हुआ, ए कॉर्नर हुआ, वो उसको हम लोग एपेक्स से जब मिलाएंगे, टेट्राहेड्रॉन भी हमारा क्या है, एक तरह का पिरामिड होता है। टेट्राहेड्रॉन भी एक तरह का पिरामिड होता है। पिरामिड में क्या होता है कि जितने कॉर्नर्स हैं उसको जब हम लोग अपेक्स से मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, टेट्राहेड्रॉन बनेगा। ठीक है,
तो देखो एक कॉर्नर को मिला है, दूसरे कॉर्नर को मिला है, तीसरे कॉर्नर को मिला है, तो जितने कॉर्नर को मिलाओगे उतना फेस बनेगा। अगर हमारा जैसे स्क्वायर पिरामिड होगा तो 4 कॉर्नर होगा तो 4 फेस बनेगा। ट्रायंगुलर मतलब टेट्राहेड्रॉन भी एक तरह का पिरामिड है, तो चारों मतलब तीनों इसके कॉर्नर से 3 फेस बने, 3 ट्रायंगुलर फेस, और इसका खुद अपना एक बेस है, खुद अपना इसका बेस है। तो कितने फेस होंगे टेट्राहेड्रॉन में? टेट्राहेड्रॉन में आपको 3 तो जो एपेक्स से मिलने से बना, एक इसका खुद का बेस, तो 4 होता है। टेट्राहेड्रॉन देखोगे तो उसमें 4 फेसेस होते हैं। तो इसमें क्या इसका आंसर हो जाएगा 1 का जो 4 नंबर ऑप्शन है, जो कि है 4, डी का 4 4। देखो कितना मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का डी मतलब 4, ऑप्शन 4, आंसर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ई जो है उसमें बोला जा रहा है व्हेन द सेक्शनल प्लेन इज पैरेलल टू द एचपी द ट्रू शेप ऑफ सेक्शन विल बी सीन इन। ठीक है, सेक्शनल प्लेन, सेक्शन ऑफ सॉलिड का ये प्रॉब्लम है। ठीक है, सेक्शन ऑफ सॉलिड का प्रॉब्लम है। सेक्शनल प्लेन क्या है आपको? पैरेलल टू एचपी है। ठीक है, पैरेलल टू एचपी है। ठीक है, तो ये जैसे हमारा सेक्शनल प्लेन है, ये हमारा क्या पैरेलल टू एचपी। ठीक, पैरेलल टू एचपी है, तो ये सेक्शनल प्लेन है। जैसे हमारा मोबाइल है, इसको हम लोग सेक्शनल प्लेन से हम लोग क्या करेंगे? किसी सॉलिड को काटेंगे, इसको कट करेंगे। ठीक है, कट करने से जो हमारा सेक्शन मिलेगा, ये मोबाइल जैसा आधा पार्ट जो मिलेगा उसका ट्रू शेप हमको कहां से दिखेगा? तो सेक्शनल टॉप व्यू से दिखेगा। ठीक है, अब ये देखो ऐसे है। अगर ये ठीक है, हमारा जो सॉलिड था ये पैरेलल था, और सॉलिड हमारा इंक्लाइंड हो जाता, कुछ ऐसे हमारा इंक्लाइंड होता है, लेकिन हमारा प्लेन ये पैरेलल टू एचपी है। ठीक है, तब भी ये काटता, तब हमारा ये क्या होता? कट के हमारा जो सेक्शनल व्यू था वो इंक्लाइंड दिखता। तो टॉप से जब देखोगे तो हमारा एग्जैक्ट ट्रू शेप नहीं मिलेगा, हमको सेक्शनल टॉप व्यू से जहां से कटा है उसके टॉप व्यू से देखेंगे तब ट्रू शेप मिलेगा। तो यहां पे 2 केस होता है। अगर सॉलिड हमारा जस्ट अगर सीधा रहता तो हमारा ट्रू शेप तो टॉप व्यू से मिलता, लेकिन इन जनरल अब हमारा कैसा भी हो, सेक्शनल टॉप व्यू से भी दिखता, मतलब टॉप व्यू में भी ट्रू शेप मिलता, सेक्शनल टॉप व्यू में भी ट्रू शेप मिलता। लेकिन अब सॉलिड एग्जैक्टली कोई जरूरी नहीं किस लोकेशंस पे कैसे है, मान लो इंक्लाइंड है तो टॉप से देखोगे तो हमारा ट्रू शेप सेक्शनल सेक्शन का नहीं मिलेगा, अगर हम उसको सेक्शनल टॉप व्यू से देखेंगे तभी मिलेगा। तो इसीलिए जो हमारा मतलब हर केस में हमारा सेक्शनल टॉप व्यू से जब हम देखेंगे तो हमको ट्रू शेप मिलेगा। एक स्पेशल केस में हमको टॉप व्यू से मतलब वो मिलता ट्रू शेप। इसीलिए इसका जो आंसर होगा क्या होगा? सेक्शनल टॉप व्यू। ई का जो आंसर होगा, यहां पे चलो आंसर सब में लिखे तो यहां भी लिखे, ये था 4 4, इसका क्या हो जाएगा? इसका है 2 सेक्शनल टॉप व्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एफ है, क्वेश्चन नंबर 1 का एफ है, इन आइसोमेट्रिक व्यू द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट डेट आर विजिबल। आइसोमेट्रिक व्यू कैसा व्यू होता है फ्रेंड्स? आइसोमेट्रिक व्यू ऐसा भी होता है कि जैसे हमारा कोई भी मतलब 3 डायमेंशनल्स जो ज्योमेट्री है, ठीक है, उसके तीनों डायमेंशंस को हम लोग 2 डायमेंशनल सरफेस पे दिखाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा प्लेन ऑफ पेपर, अब इस पे हमको 3 डायमेंशंस को दिखाना है, तो हम लोग अगर नॉर्मली देखें तो वो नहीं कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के थ्रू क्या है, हम लोग उसके तीनों व्यू को देख सकते हैं, इसके तीनों डायमेंशन को देख सकते हैं। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का यूज भी इसी के लिए है कि हमारा 2D सरफेस पे हम 3D व्यू को दिखाएं। सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल है क्यूब तुम लोग देखे होगे, ठीक है। अब क्यूब का देखो, जब हम लोग इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं तो ये जैसे हमारा क्या हो गया, लेंथ हो गया वो भी दिख गया, ये ब्रेड्थ हो गया वो भी दिख गया, ये हाइट हो गया वो भी दिख गया, यानी कि तीनों के तीनों डायमेंशंस हमारे आइसोमेट्रिक व्यू में दिखते हैं। यानी कि जो हम 3 डायमेंशनल शेप को
टू डायमेंशन सरफेस पे दिखाने के लिए जिस व्यू का यूज करते हैं वही तो होता है आइसोमेट्रिक व्यू। यानी कि इसमें हम लोग तीनों व्यू देख सकते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि कितने, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इन आइसोमेट्रिक व्यू द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर विजिबल 3 होगा कि 2 होगा कि 1 होगा कि नॉन ऑफ अबव होगा, यानी कि 3 होगा। 3 हम आराम से तीनों डायमेंशंस को दिखा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा 1, यानी कि तीनों डायमेंशंस हम आइसोमेट्रिक व्यू में दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जी जो है बोल रहा है अ डिजिटाइजर फॉल्स अंडर विच कैटेगरी। ठीक है, अब आप पढ़ रहे हो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन और इसमें पूछने लगा डिजिटाइजर। यार ये कहां पढ़ना है? एक्चुअली इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन का सिलेबस बहुत बड़ा है। जैसे क्या है, हमारा जो भी आपको प्रोजेक्शंस हो गए, आपको कोनिक सेक्शन हो गए, आपको जो भी इनवॉल्यूटी हो गया, फिर से सेक्शन ऑफ सॉलिड डेवलपमेंट, फिर से आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस हो गया। ठीक है, ये सब कंप्लीट करने के बाद आपको ये जो आप हैंड से किए हो इसको कंप्यूटर से भी करना है, जिसको हम लोग कैड बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो जब कंप्यूटर यहां पे आ ही गया, कैड हो गया, कैम हो गया और CAE हो गया, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, CAE कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, CAE कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। तो यहां पे सभी जगह कंप्यूटर हमारा जब आ गया फ्रेंड्स, तो ये सब छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन में। लेकिन आपका जो ड्राइंग, जो लॉन्ग क्वेश्चंस होगा, वहां पे तो आपको कंप्यूटर दिया नहीं जाएगा ड्रॉ करने के लिए। वहां पे तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चंस रहेगा जिसको आपको सॉल्व करना है ड्राइंग वाले मेथड से। लेकिन ऑब्जेक्टिव में थोड़ा थोड़ा आप कंप्यूटर से रिलेटेड कमांड से सब भी मतलब क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो डिजिटाइजर एक तरह का क्या है हमारा, मतलब इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जो एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो क्वेश्चंस क्या है, अ डिजिटाइजर फॉल्स अंडर विच कैटेगरी? तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रिंटिंग डिवाइस, नॉन ऑफ अबव। तो हमने क्या बोला, ये हमारा इनपुट डिवाइस है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जी का जो आंसर होगा वो होगा 1, जो कि है इनपुट डिवाइस। ठीक है, हमको कितना क्वेश्चंस करने रहते हैं? हमको करने रहते हैं 7 क्वेश्चन। तो हमारे 7 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, ऑप्शंस इसीलिए तो एक्स्ट्रा रहता है, किसी को ये डिजिटाइजर नहीं आएगा तो कोई दूसरा क्वेश्चन देखेगा, 10 में से 7 करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 का एच है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रॉ कमांड्स। ऑप्शन 1 है लाइन, ऑप्शन 2 है पी लाइन, ऑप्शन 3 है पॉलीगॉन, ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ अबव। अगेन ये हमारे कैड जो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन का पार्ट है। उसमें जब आप कंप्यूटर से जब करोगे ड्राइंग, आगे चल के तो आप करोगे ही। ठीक है, तो वहां पे आप क्या है, वहां पे आपको लाइन कमांड रहते हैं। ठीक है, पॉली लाइन के कमांड रहते हैं, आपको फिर से स्प्लाइन के कमांड रहते हैं, आपको डायरेक्ट सर्कल का कमांड होगा, पॉलीगॉन का कमांड होगा, बहुत सारे ड्राइंग रिलेटेड कमांड होते हैं। तो इसमें क्या है, लाइन, पी लाइन, पॉलीगॉन, सारे कमांड्स कैड में आपको मिलते हैं। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। इसका आंसर हो जाएगा 4, जो कि है हमारा ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो हमारा 7 करना था, 8 कर लिए। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है द लिमिट कमांड सेट्स द लिमिट कमांड सेट्स द लिमिट ऑफ कंप्यूटेशन, लिमिट ऑफ मेजरमेंट, लिमिट ऑफ ड्राइंग एरिया, द स्क्रीन लिमिट। तो अगेन ये कैड का क्वेश्चन है जिसमें जो लिमिट कमांड है वो हमारा क्या सेट करता है? तो ये सेट करता है लिमिट ऑफ ड्राइंग एरिया, ना कि लिमिट ऑफ कंप्यूटेशन, ना ही कि मेजरमेंट। ठीक है, ये लिमिट ऑफ ड्राइंग एरिया को सेट करता है। ये आप याद रखना, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब मैं नहीं बोलूंगा कि आप पूरा कंप्यूटर एडेड डिजाइन्स के ऑब्जेक्टिव पढ़ो, क्योंकि आपका सफिशिएंट तो हो चुका है। ऊपर जो भी थे आपके ड्राइंग से थे, नीचे क्या था, हमको
कैड, जो कि मतलब फर्दर बहुत बड़ा सिलेबस है, अगर आप देखो तो बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्टिव थोड़ा मोड़ा कैड का ऑब्जेक्टिव अगर आपके पास कहीं से मिल जाता है 40-50, तो कभी ऐसे ही खेलते कूदते मतलब थोड़ा थोड़ा देखते रहो, अदरवाइज ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीज आपको मतलब लॉजिकली समझ में आ जाएगा। जैसे इसके पहले क्या था, लाइन, पी लाइन, पॉलीगन, ये सब आप ड्रॉ कर सकते हो कंप्यूटर से, ठीक है। तो इसमें क्या था, ऑल ऑफ एबव आप अपने कॉमन सेंस से भी दे सकते थे, ठीक है। तो आई का आंसर है द लिमिट, आई का आंसर है 3 नंबर, द लिमिट्स ऑफ ड्राइंग एरिया। ठीक, उसके बाद आपको 9 क्वेश्चंस हो गए, 7 को ही करना है आपको। जो लास्ट क्वेश्चन है, लेयर कमांड्स हेल्प्स इन डिवाइडिंग द ड्राइंग, इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट कलर्स टू द ड्राइंग, थर्ड है इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट लाइन थिकनेस इन ड्राइंग, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अगेन क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट है, मतलब जे नंबर, आई के बाद जो जे है लास्ट क्वेश्चन, फिर से आपके स्क्रीन पे भी एक बार है। लेयर कमांड्स हेल्प्स इन डिवाइडिंग द ड्राइंग, इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट कलर्स टू द ड्राइंग, इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट लाइन थिकनेस इन द ड्राइंग, एंड लास्ट है ऑल ऑफ अबव, ठीक है। तो 9 क्वेश्चंस हमने किया, ठीक है, 9 क्वेश्चंस हमने किया। 10वां क्वेश्चंस आप कीजिए एंड आप कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम देखना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट्स का आंसर सही हो रहा है, ठीक है। इन केस मतलब आपको लग रहा है कि आपको नहीं पता है, देन आप उसको सर्च कीजिए, गूगल कीजिए, चेक कीजिए, ठीक है। इसी बहाने आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलते हैं, ठीक है। कुछ चीज नहीं आता है तो उसको सर्च करो, खुद से प्रयास करो, बुक में देखो। बुक में मतलब क्या है, आपको अपेंडिक्स दिया रहता है, वहां पे आपको अल्फाबेटिकल हर टॉपिक, हर चीज का नाम दिया रहता है, आप वहां से खोज सकते हो। तो ये सब मतलब जो हैबिट्स है आप अपने में डालो सीखने वाली, ठीक है। तो जे नंबर जो 10वां क्वेश्चन है वो आपके लिए है। आप कमेंट में इसका आंसर बताओ, मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चों का सही सही मतलब आंसर आता है। एंड इसके बाद जो भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 to 9, हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।